नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विथ मिलिंद के इस बेहतर से एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था तथा बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में। और जो कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं होगी, 20 मिनट की अप्रॉक्स से वीडियो होने वाली है, तो इसे पूरा देख लीजिएगा। बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, बस जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए उन्हें ही हमें जानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतर सी वीडियो की। और अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम मंगोल आक्रमण के बारे में थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि मंगोल आक्रमण से कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, तो हमें जानना चाहिए। अगर ना भी पूछे तो हमें जानना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके शासन में कई बार मंगोल आक्रमण हुए थे, लेकिन जो दो प्रमुख आक्रमण थे जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो कौन कौन से थे, तो वो था, एक आक्रमण था आपका 1299 का, जो यहाँ पर दिख रहा है। कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में ये आक्रमण किया गया था। कुतलुक ख्वाजा कौन था, तो ये था एक मंगोल नेता, और इसके नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोल आक्रमण हुआ 1299 में। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस आक्रमण को नाकाम कर दिया, यानी कि जब युद्ध हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ और मंगोल सेना वापस लौट गई। इसके बाद मंगोलों ने दोबारा कोशिश की 1303 में, आप देखेंगे ये भी एक प्रमुख आक्रमण था। और तारगी जो कि एक मंगोल नेता था, इसके नेतृत्व में मंगोल सेना आई थी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े बहादुरी से ये भी हमला नाकाम किया और मंगोल सेना फिर से वापस लौट गई। तो कहने का ठीक मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल सेना अभी तक भारत में एंट्री करने में सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलिए शुरुआत करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य सुधार है, प्रशासनिक व्यवस्था है, बाजार नियंत्रण प्रणाली है उसके बारे में, और जो कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो उसने लागू की उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ में भी गंभीरता ज़्यादा नजर आ रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतर सी वीडियो की। तो अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति को धर्म से अलग किया। इसके कहने का क्या मतलब है कि ये आप कह सकते हैं पहला ऐसा शासक था जिसने क्या किया, बलबन के बाद दूसरा ऐसा शासक था, ये भी कह सकते हैं, जिसने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया। क्योंकि क्या होता था, जो उलेमा वर्ग होता था, धार्मिक लोग होते थे, वो हमेशा प्रशासन में अड़ंगा डालने के लिए आ जाते थे, अपने धर्म की नीतियों को लेकर आ जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि सुल्तान मैं हूं तो डिसीजन मैं ही लूंगा, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहेगा कि कोई धर्म कह रहा है कि ये करो तो मैं वही करूं। क्योंकि आप देखेंगे पिछले जितने सुल्तान हुए वो ज़्यादातर यही करते रहे, धार्मिक जो उलेमा वर्ग था उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाए हुए था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आते ही क्या किया कि उलेमा वर्ग को राजनीति से अलग कर दिया, और ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ऐसा किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने गंगा तथा यमुना दोआब की माप कराई। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि माप कराई थी, भूमि की पैमाइश कराने वाला ये पहला सुल्तान था। कौन था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसने गंगा यमुना दोआब, कहने का मतलब जो गंगा यमुना के क्षेत्र की भूमि है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, तो यहाँ पर क्या किया इसने कि इसने भूमि की नाप कराई, यानी कि पैमाइश करवाई, भूमि को नापने की प्रथा इसने चालू की, कि इन्होंने जनता की जो ज़मीनें थी उनकी पैमाइश करवाई अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हम बात करें तो इसने 2 इकाइयों की भी शुरुआत की। पहली इकाई थी वफा ए बिस्वा, यानी कि बीघा का 20वां हिस्सा कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, ये आपने सुना होगा। हमारे यहाँ तो यही है, अब खैर अलग होता हो ये नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एक बीघा खेत जो होता है वहाँ पर कहा जाता है कि 20 बिस्वा होता है। तो इसी तरह वफा ए बिस्वा इकाई की शुरुआत इसी के द्वारा की गई थी, यानी कि बीघा का 20वां हिस्सा किसे कहते हैं, बिस्वा को कहते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो इसी के द्वारा ये प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो आज भी हमारे यहाँ यूज की जाती है। जब आप देखेंगे कहीं खेत वोत की बात हो या गांव में जाएंगे तो वहाँ पर ये सब बातें होती हैं, कितने बिगहा खेत है। यहाँ तो बिगहा कहा जाता है, बीघा को क्या कहा जाता है, बिगहा कहा जाता है। कोई कहता है मेरे पास 20 बिगहा खेत है। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो बिगहा तो हमारी अवधी भाषा में ऐसी हो गया, लेकिन जो शुद्धतम रूप है वो बीघा ही है। और बिस्वा जो कहते हैं कि एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, तो वो यहीं से लिया गया है, वफा ए बिस्वा, जिसका मतलब होता है बीघा का 20वां हिस्सा। और इस इकाई की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी पद्धति को बर्नी ने क्या कहा था, तो इसी पद्धति को बर्नी ने मसाहत पद्धति भी कहा था। अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स भी लिया भू राजस्व पर, जैसे पिछले के सुल्तान भी लेते थे वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी लिया, लेकिन इसने थोड़ा टैक्स बढ़ाया था। आप देखेंगे तो भू राजस्व कुल उत्पादन का 50% होता था, यानी कि इसके शासन काल में क्या होता था कि जो भू राजस्व होता था वो कुल उत्पादन का, जैसे कि मेरा खेत है तो जितना उसमें उत्पादन होगा उसका 50% टैक्स देना पड़ता था शासक को। तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स था, और इसी के कारण जनता कहीं ना कहीं अंतिम में अलाउद्दीन खिलजी से थोड़ा असंतुष्ट भी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अतिरिक्त घरी कर तथा चरी कर भी देना पड़ता था। चरी कर यानी कि जिसे हम चारागाह कर कहते हैं, पशुओं के लिए चारागाह
कर लगता था और घरी कर घर के लिए यानी कि निवास स्थान के लिए घरी कर लगता था। यानी कि आप देखेंगे एक तो कुल उत्पादन का 50% टैक्स लिया जाता था, इसके अतिरिक्त ये 2 टैक्स और लगते थे जिससे जनता बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ये प्रमुख कारण थे। अगर मैं बात करूँ आगे तो अमीर वर्गों पर कड़े नियम लगाए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अमीर वर्ग थे उन पर कड़े नियम लगाए थे। कड़े नियम लगाने का मतलब कि जो उनके पास ज़मीनी थी उन्हें हड़प लिया था, जो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ उन्हें प्राप्त थी उन पदों को छीन लिया था, क्योंकि ये जानता था अमीर वर्ग क्या है। जो अमीर वर्ग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर थे, क्योंकि अमीर होते थे तो वो हमेशा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर निगाह जमाए हुए बैठे रहते थे और जैसे ही मौका मिलता था किसी दूसरे को तख्ता पलट करके किसी दूसरे को शासक बना देते थे। और इस बात से अलाउद्दीन खिलजी एकदम वाकिफ था, तो उसने क्या किया कि आते ही अमीर वर्गों की सारी शक्तियाँ छीन ली कि जाओ तुम सभी ऐसे ही रहो, और जितने भी ज़मीनें थी जो बहुत ज़्यादा अमीर थे उनको नियंत्रित कर लिया, अपने पावर के अंदर कर लिया कि कोई हम पर हक ना जता पाए और दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी है उसको कोई खतरा ना हो। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर वर्गों पर कड़े नियम भी लगाए थे। इसके बाद अगर हम बात करूं तो इसके बाद आप देखेंगे तो इसने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी, जिसका कार्य क्या था कि बकाया राशि को वसूल करना तथा जांच करना और इसके अतिरिक्त कर वसूलना इसका मुख्य कार्य था। परीक्षा में इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूँ, थोड़ा गला ज़्यादा बैठ रहा है, तबीयत थोड़ा ख़राब थी, लेकिन मैंने कहा कि आज वीडियो बनानी ही है तो बनानी ही है, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं रोज़ वीडियो बनाया करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक नए विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। इसे आप नोट करते हुए चलिएगा। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया था कि दीवाने मुस्तखराज विभाग किससे संबंधित है। तो आप देखेंगे जो दीवाने मुस्तखराज विभाग है उसका मुख्य कार्य क्या था कि वो बकाया राशि को वसूलता था और उसकी जांच करता था, इसके अतिरिक्त वो कर भी वसूलता था। तो ये प्रमुख कार्य थे इसके। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दीवानी मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक ने की, तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी इस विभाग की स्थापना। इसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली का प्रथम शासक जिसने स्थायी सेना रखी थी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपने लिए स्वयं की स्थायी सेना रखी थी। तो परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली का वह कौन सा शासक है जिसने सबसे पहली बार अपने लिए स्थायी सेना रखी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। स्थायी सेना रखने का क्या मतलब है कि स्वयं की सेना, यानी कि जिस पर खुद का नियंत्रण हो शासक का। इससे पहले जितने भी शासक थे उनके पास स्वयं की स्थायी सेना नहीं होती थी। जो इक्तिदार होते थे या जिन पर ये हमला कर जिन्हें अधीन बना लेते थे उनकी सेनाएं होती थी। जब जरूरत पड़ती थी तो इक्तिदारी से सेनाएं ले लेते थे, इक्तिदारों से सेनाएं ले लेते थे, और इसी के चलते क्या होता था कि इक्तिदार धोखा भी दे देते थे और दिल्ली सल्तनत की गद्दी को हथिया लेते थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपनी स्वयं की सेना बनाई जिस पर सीधा इसका नियंत्रण हो, और जब चाहे तो उस सेना को अपने पास बुला ले और कोई कहीं भी हमला करना हो तो इसकी सेना इसके साथ हो और इससे महल भी सुरक्षित रहे। तो ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। इसके बाद आप देखेंगे तो इसने घोड़ा दागने तथा हुलिया पद्धति को लागू किया। अब घोड़ा दागना तथा हुलिया पद्धति क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सेना में जितने भी घोड़े होते थे उन पर एक तरह की मोहर लगा दी जाती थी, और इसी को हम क्या कहते हैं, घोड़ा दागने की प्रथा कहते हैं। अब ये दागना इसलिए कहा गया क्योंकि क्या होता है, जो मोहर लगाई जाती है जानवरों में वो आप देखते होंगे कि आग होती है, उसमें लोहे के जो होते हैं, लोहे की आकृति या मोहर बनाकर उसे गरमाया जाता है और फिर दाग लगाया जाता है, इसीलिए इसे घोड़ा दागना कहा गया। यानी कि जो घोड़े होते थे उन पर ऐसा निशान बनाया जाता था जिससे ये पता चले कि ये घोड़े अलाउद्दीन खिलजी की सेना के हैं, और वो घोड़े जल्दी गायब ना हो, यानी कि देखने से ही पता चल जाए कि ये दिल्ली के सुल्तान के घोड़े हैं। तो ऐसी प्रथा इसने चलाई कि जैसे अगर कहीं घोड़ा गायब भी हो जाता है युद्ध के दौरान, कई घोड़े इधर उधर घूम भी जाते हैं, तो बाद में सेना क्या करे कि घोड़े पर मोहर देखकर ये पहचान ले कि ये दिल्ली सल्तनत के घोड़े हैं और फिर यहाँ पर घोड़े आ जाएं। तो इसलिए इसने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। इसके साथ साथ इसने हुलिया पद्धति को भी अपनाया। हुलिया पद्धति क्या है कि जो सैनिक होंगे उनकी हुलिया का विवरण रखा जाएगा, जैसे कि कौन सा, तब तो फोटोग्राफ होता नहीं था कि फोटो खींच लिया और लगा लिया कि हमेशा पता रहेगा कि इतने सैनिक हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। तब ऐसा नहीं होता था क्योंकि तब कैमरे की खोज नहीं हुई थी। तो क्या होता था कि प्रत्येक सैनिक के बारे में उसका परिचय लिखा जाता था, उसका हुलिया कैसा है। या हुलिया कहने का मतलब वेशभूषा कैसी है, शकल कैसा है, कोई निशान है चेहरे पर या कहाँ का रहने वाला है, यानी कि हर सैनिक के बारे में जानकारी रखना ही हुलिया पद्धति कहलाई। कहने का मतलब कि क्या होता था पहले कि कई बार जो
दुश्मन राज्य होते थे अपने सैनिकों को गुप्तचर के माध्यम से भेजकर दूसरी सेना में शामिल कर लेते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इससे बचने के लिए हुलिया पद्धति की शुरुआत की, जिससे ये पता चले कि कोई बाहरी व्यक्ति तो सेना में शामिल नहीं हो रहा है। इसलिए इसने हर सैनिक का ब्यौरा रखा जो इसकी सेना में शामिल थे, और ये बहुत ही अच्छा नियम था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी भारत में बहुत ज़्यादा विस्तार करेगा और बहुत अच्छे से शासन भी करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, किलों की मरम्मत इसने करवाई, क्योंकि मंगोल आक्रमण हुआ करते थे तो उनसे बचने के लिए भी इसने किलों की मरम्मत कराई थी। आप देखेंगे मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए इसने दिल्ली के सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी, यानी कि दिल्ली में ही एक सीरी नाम की जगह है, तो कुछ समय के लिए इसने दिल्ली से हटाकर उसे सीरी नामक, यानी कि वो दिल्ली में ही पड़ता है लेकिन सीरी नाम की जगह है, वहाँ पर इसने अपनी राजधानी बना ली थी, क्योंकि वहाँ पर इसने किलों की अच्छे से मरम्मत कराई थी, और जिससे क्या हो कि मंगोल सेना से बचा जा सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके समय में खुम्स कर भी लिया जाता था, खुम्स टैक्स भी लिया जाता था। खुम्स क्या था? एक तरह का टैक्स था। ये कैसा टैक्स था? तो सेना द्वारा लूटी गई वस्तुओं तथा धन पर लगने वाला टैक्स होता था खुम्स टैक्स। यानी कि खुम्स क्या होता था? एक तरह का टैक्स होता था। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि खुम्स किससे संबंधित है। तो खुम्स क्या है कि सेना जो धन लूटती थी या वस्तुएं लूटती थी, जब कहीं पर ये आक्रमण करते थे तो जो धन प्राप्त करते थे, तो सेनाएं जो धन प्राप्त करती थी, वस्तुएं प्राप्त करती थी, उस पर क्या होता था कि उसका कुछ भाग सम्राट भी ले लेता था, सुल्तान भी ले लेता था, और कुछ भाग सैनिकों को दे दिया जाता था। तो इसी को कहा गया खुम्स कर, यानी कि जो कुछ लूटा जाएगा सैनिकों द्वारा, उस पर कुछ भाग, कुछ हिस्से पर सुल्तान का हक होगा और उतना टैक्स वो ले लेगा, और इसी प्रक्रिया को खुम्स कहा गया। अगर हम बात करें खुम्स की, तो आप देखेंगे कि खुम्स का एक हिस्सा सुल्तान को जाता था और एक हिस्सा सेना को जाता था। अगर हम बात करें तो इसके पहले के जितने शासक थे उन्होंने क्या किया था, जितने सुल्तान थे वो 20% स्वयं रखते थे और 80% सेना को देते थे। यानी कि जो खुम्स मिला वो उसका 80% सेना को दे देते थे, सेना को खुश करने के लिए, और 20% खुद रख लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, क्योंकि इसने सैनिकों को वेतन देना भी चालू किया था। आप इसे लिख लीजिएगा कि सैनिकों को प्रथम बार नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। तो ये अलग से वेतन दे दिया करता था, ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। तो जब ये वेतन दे दिया था तो इसने क्या किया कि खुम्स टैक्स पर ज़्यादा हिस्सा अपना रखा और सैनिकों को कम दिया, क्योंकि वेतन पहले ही मिल रहा है, इसके पहले वेतन नहीं मिलता था, तो जो लूटी हुई संपत्ति होती थी उसमें हिस्सा मिल जाता था, इसलिए सुल्तान कम रखता था, सैनिकों को ज़्यादा दे देता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन सबको दिया, तो इसलिए क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स पर 80% टैक्स लगाया और 20% सैनिकों को दिया, यानी कि 80% भाग अपना रखा और 20% भाग किसे दिया, तो आप देखेंगे सैनिकों को दिया। इसके बाद अगर हम बात करें, यानी कि कहने का मतलब अगर कोई चीज़ 100 है, मान लीजिए 100 सिक्के हैं लूटे गए हैं, तो 80 सिक्के सुल्तान रखेगा और 20 सिक्के सेना को दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाजार की वस्तुओं पर दाम अलाउद्दीन खिलजी निर्धारित करता था, यानी कि जो बाजार की वस्तुएं होती थी उनके मूल्यों का निर्धारण भी अलाउद्दीन खिलजी करता था। कहने का मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण बहुत अच्छे से किया। कहने का मतलब कि उसने बाजार में बहुत सारी व्यवस्थाएं चलाई। उसने बाजार को 3 वर्गों में बांटा, जैसे कि गल्ला मंडी बाजार, सराय अदल बाजार और मवेशियों का अलग बाजार था। यानी कि उसके समय में भी बाजार अलग अलग हुआ करते थे। कपड़े का बाजार ये है, पशुओं का बाजार ये है, सब्जी का बाजार ये है, गल्ला अनाज का बाजार ये है। यानी कि बाजार को इसने विभाजित किया था और बहुत अच्छी बाजार प्रणाली स्टार्ट की थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है और परीक्षाओं में इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे कि रेट तय करता था। जैसे कि कोई सामान आया, या समझ लीजिए गेहूं है, तो अलाउद्दीन खिलजी बताएगा कि इसे कितने दाम में बेचना है, जिससे क्या हो कि बिचौलियों का कोई काम ना रह जाए। कहने का मतलब क्या होता था कि जैसे किसान था तो उससे महंगे में, सस्ते में खरीद लेते थे जो दुकानदार होते थे और फिर महंगे में बेचते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्धारण किया कि कोई भी दुकानदार इतने मूल्य से ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं बेच सकता। इसीलिए जो दुकान वर्ग था, यानी कि जो व्यापारी वर्ग था, वो अलाउद्दीन खिलजी से नाराज भी था। इसने खुद दाम निर्धारित करने की प्रक्रिया चालू की थी। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो इसने कुछ विभागों की स्थापना की थी, जैसे कि बरीद मंडी, जिसे हम गुप्तचर विभाग कहते हैं। बरीद मंडी की शुरुआत, बरीद विभाग जो है इसकी शुरुआत बलबन ने पहली बार की थी और यहाँ पर आकर इसने बरीद मंडी विभाग चलाया। कहीं ना कहीं वो बलबन के ही जो गुप्तचर थे उनको उस पद को इसने खत्म नहीं किया था, उसी को ही चालू रखा। तो ये क्या था, एक तरह का गुप्तचर विभाग था। आप देखेंगे सहनाई मंडी, तो सहनाई मंडी बाजार अधीक्षक था, यानी कि बाजार की जो क्रियाकलाप होते थे, डिसीजन होते थे, बाजार अधीक्षक
इस पर फोकस रखता था, यानी कि बाजार की सारी चीज़ों का नियंत्रण इसके पास था। आप देखेंगे बाजार दीवान रियासत जो था वो बाजार नियंत्रक था, बाजार पर नियंत्रण रखना, यानी कि मूल्य कितना रहेगा, किसको कितने में बेचना है, गेहूं का दाम क्या रहेगा, दाल का दाम क्या रहेगा, वस्त्रों का दाम क्या रहेगा, इन सब का नियंत्रण बाजार नियंत्रक रखता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने मुनिहान पद की भी शुरुआत की। ये क्या था कि ये भी एक तरह का गुप्तचर था, लेकिन ये स्वयं का गुप्तचर रखता था। कहने का मतलब कि जो बरीद ए मड्डी था ये तो राज्य का गुप्तचर था, लेकिन जिस तरह इसने स्थायी सेना रखी थी उसी तरह इसने क्या किया, मुनिहान नाम के गुप्तचर विभाग की स्थापना की और इसने स्वयं के गुप्तचर रखे, पर्सनल गुप्तचर रखे, जिससे राज्य के क्रियाकलाप के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने कुछ प्रमुख पदों की भी शुरुआत की जिनके बारे में हमें जानना होगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुछ पद थे इसके प्रशासन में, जो प्रशासनिक पद थे, और जैसे मंत्री हो गया, सेनापति हो गया, ऐसे ही कुछ प्रशासनिक पद थे, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दीवाने आरिज जो पद था ये प्रमुख सैन्य अधिकारी पद था, यानी कि सेना का जो प्रमुख अधिकारी होगा उसे दीवाने आरिज कहा गया। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है दीवाने आरिज किससे संबंधित था, तो ये प्रमुख सैन्य अधिकारी था। इसके बाद अगर हम बात करें दीवाने रसालत की, तो दीवाने रसालत एक विदेश विभाग था, विदेश विभाग अधिकारी था। तो तब के समय में भी विदेश विभाग अधिकारी होते थे। अब तब के लिए क्या था कि विदेश समुद्र पार नहीं होता था, यानी कि एक राज्य छोटा सा है तो उसके बाद जो दूसरा राज्य भारत में ही स्थित है वो उसके लिए विदेश है। कहने का मतलब कि समझ लीजिए कोई दिल्ली प्रशासन कर रहा है और कोई मध्य प्रदेश प्रशासन कर रहा है, तो दिल्ली वाले के लिए मध्य प्रदेश विदेश हो गया। कहने का मतलब ये है, ये ना सोचिए कि तब भी लंदन से या अमेरिका से ऐसा संपर्क था, ऐसा नहीं था। एक राज्य के लिए दूसरा राज्य क्या हो जाता था, विदेश हो जाता था, और इसीलिए दीवाने रसालत यानी कि विदेश विभाग अधिकारी की स्थापना इसने की, जो बाहरी राज्यों के क्रियाकलापों को देखता था और ये देखता था कि कोई हमारे विरुद्ध योजना तो नहीं बना रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें दीवाने वजारत, और इसके साथ साथ गुप्तचर भी इसके अधीन कार्य करते थे। आप देखेंगे विदेश विभाग अधिकारी जो था तो ये विदेशों के राजाओं से संवाद भी किया करता था, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे दीवाने वजारत यानी कि वजीर जो सबसे बड़ा पद होता है उसे दीवाने वजारत कहा गया। तो परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख पद थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और अगर हम बात करें कि इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा आप देखेंगे तो इसका मकबरा कुतुब मीनार परिसर में है। कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। जो कुतुब मीनार है उसी के पास में ही इसका मकबरा स्थित है, यानी कि इसे वहीं पर दफनाया गया था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लिए ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ा तबीयत खराब थी लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।